हेलो गाइस, आज हम लोग बॉलीवुड की बेहद बोल्ड एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके चाहने वाले देश भर में थे। और इनफैक्ट ये बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अदाकारा है जिनके लिए फैंस ने मंदिर तक बनवाया है। जी हाँ गाइस, आज हम आपको बॉलीवुड की इसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी अदाकारा जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन फिर भी ये बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी और मेल एक्टर्स से ज्यादा फीस चार्ज करती थी। और वहीं बॉलीवुड के क्यों सारे डायरेक्टर्स इनके पीछे पड़ गए थे। बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसने 90s के जमाने पे करवाया था अर्धनग्न फोटोशूट और जिसकी वजह से गिरफ्तारी तक की नौबत आ चुकी थी। ड्रग्स बेचने वाली बॉलीवुड की ये अदाकारा जिसके साथ थे अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन और आखिर क्यों देश से भागने पर मजबूर हो गई थी बॉलीवुड की ये बेहतरीन अदाकारा। और बॉलीवुड में सबके होश उड़ा देने वाली, देश भर की चाहत बन जाने वाली ये अदाकारा आखिर क्यों किन्नर बनने पर हो गई थी मजबूर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा ममता कुलकर्णी के बारे में आपको बता रहे हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली था। उनकी 2 बहनें भी थी। ममता कुलकर्णी महज 19 साल की थी जब उन्होंने मॉडलिंग में डेब्यू किया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फीमेल सुपरस्टार बनने वाली ममता कुलकर्णी कभी एक्टिंग में आना ही नहीं चाहती थी। वो तो अपने माँ के कहने पर आई थी और इसीलिए 19 की उम्र में मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वाली ममता कुलकर्णी को तेलुगु इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म मिल जाती है नंबर गर्ल। और जैसे उनकी किस्मत में तो हीरोइन बनना ही लिखा हो, क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। और कहा तो ये जाता है कि पहली ही फिल्म के सुपर हिट होने से ये फीमेल सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडस्ट्री बन जाती है, जिसकी वजह से फैंस अपने शरीर में इनके नाम का टैटू तक गुदवा लेते हैं। और वहीं इनकी दूसरी तेलुगु फिल्म जब आती है तो जैसे तो बस अब हर जगह सिर्फ ममता कुलकर्णी ही हो। इनकी दूसरी तेलुगु फिल्म थी प्रेम शिखरन, जो भी सुपर हिट हो जाती है। और जिसके बाद ममता कुलकर्णी को लगातार 60 तेलुगु फिल्मों के ऑफर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ममता कुलकर्णी उन सभी को ठुकरा देती है और बॉलीवुड आ जाती है। बॉलीवुड में उन्हें बड़े बजट की फिल्में मिलना शुरू हो जाती है क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में उनका जाना माना नाम था। और इसीलिए उन्हें पहली मूवी मिलती है मेरा दिल तेरे लिए, जो कि फ्लॉप हो जाती है। उनकी दूसरी मूवी थी बॉलीवुड में तिरंगा, जो कि नाना पाटेकर और राजकुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद फिल्म सुपर हिट होती है, लेकिन उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलती है क्योंकि सारी तवज्जो तो नाना पाटेकर और राजकुमार जी ले जाते हैं। वहीं बॉलीवुड में उनकी तीसरी मूवी आती है आशिक आवारा 1993 में। इस फिल्म में उनके को स्टार थे सैफ अली खान। सैफ अली खान ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और इस फिल्म से ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में पहचान भी मिल जाती है। इसी फिल्म के लिए ममता कुलकर्णी को फिल्म फेयर से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में अपनी जगह बना लेती है। इसके बाद बॉलीवुड में उनकी किस्मत खुल जाती है और उनके पास फिल्में आ गिरती हैं। ये वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर, आंदोलन, बेकाबू, घातक, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नसीब, चाइना गेट और छिपा रुस्तम। और ये सारी फिल्में हिट सुपर हिट होती है। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर लेती हैं, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, गोविंदा, सुनील सेठ 90s के जमाने में एक बड़ी पहचान बना चुके थे और ममता कुलकर्णी को सभी के साथ काम करने का मौका भी मिल गया था। ममता कुलकर्णी भले ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ना रही हो, लेकिन उनका स्टारडम काफी ज्यादा थी। उनके फैंस काफी ज्यादा थे। साउथ से लेकर के नॉर्थ तक हर जगह उन्हें मूवीज मिल रही थी और हर सुपरस्टार, हर बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता है। सफलता उनके सिर चढ़ जाती है और सिर चढ़ कर वो भूल जाती है कि जनता ने उन्हें बनाया है और जनता को खुश करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो ये 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के पास उनके लिए एक ऑफर आता है और ये ऑफर ये था कि उन्हें टॉपलेस फोटोशूट करवाना था, जिसके लिए ममता कुलकर्णी सोचती भी नहीं और वो तैयार हो जाती है। दरअसल गाइस, ममता कुलकर्णी एक मराठी ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के नाते किसी ने भी उनसे उम्मीद नहीं करी थी कि वो इसके लिए राजी हो जाएंगी। जब वो टॉपलेस फोटोशूट करवाती है, इसके बाद तो जैसे हंगामा ही हो जाता है। 20 रुपए की बिकने वाली ये मैगजीन 100 रुपए में बिकने लग जाती है। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके खिलाफ आंदोलन होते हैं, संगठन उनके खिलाफ केस दर्ज करा देती है, यहाँ तक कि गिरफ्तारी का वारंट तक जारी हो जाता है और इनके ऊपर 15,000 रुपए तक जुर्माना तक आ जाता है। ममता कुलकर्णी ने नहीं सोचा था टॉपलेस फोटोशूट करवाना इतनी बड़ी बात हो जाएगी, और हो गई। इससे जनता में उनकी जो इमेज थी उस पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि गाइस, बॉलीवुड ने उनका काफी साथ दिया, बॉलीवुड ने उनका हाथ थामे रखा और फिर क्या, उन्हें एक से एक मूवीज मिलना शुरू हो गए। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनके घर पे लाइन लगाते थे और इसीलिए तो बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर कहे जाने वाले उस समय पर राजकुमार संतोषी ने उन्हें 2 फिल्में दी, घातक और चाइना गेट।
को भी कास्टिंग काउच का सामना करना ही पड़ा। तभी तो जब फिल्म घातक की शूटिंग वो कर रही थी, उसी दौरान राजकुमार संतोषी ने उन पर दबाव बनाया कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब ममता कुलकर्णी ने मना किया तो उन्होंने फिल्म से निकालने की उन्हें धमकी दे डाली। लेकिन राजकुमार संतोषी को नहीं पता था कि आखिर ट्विस्ट क्या आने वाला है। दरअसल इस कहानी में ट्विस्ट ये आया कि एक रोज जब वो घर में थे, चाय पी रहे थे, तभी उनके पास फोन आता है अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटे राजन का, और उस समय राजकुमार संतोषी के होश उड़ जाते, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ममता कुलकर्णी के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो सकते हैं। छोटा राजन उन्हें फोन करते और उन्हें धमकाते और कहते हैं कि उनसे दूर ही रहिएगा और उन्हें परेशान मत करिएगा। जिसके बाद राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के साथ फिल्में तो शूट करते हैं, लेकिन उनके सीन्स काट देते हैं और बॉलीवुड में ये खबर फैल जाती है कि ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते हैं। हालांकि गाइस, ममता कुलकर्णी की समस्या यही नहीं खत्म हुई। दरअसल फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान एक्टिंग डायरेक्टर टीनू वर्मा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। सबसे ज्यादा गौरतलब बात यह है कि टीनू वर्मा उस समय शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे, और इसीलिए जब उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, टीनू वर्मा की बीवी अपने पति को और ममता कुलकर्णी को आपत्तिजनक स्थिति में पाती है, तो फिर क्या हंगामा ही मच जाता है। इस बात से अपने आप को बचाने के लिए टीनू वर्मा सारा का सारा ब्लेम ममता कुलकर्णी पर डाल देते हैं। ममता कुलकर्णी की इमेज इससे और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन गाइस, बात यही खत्म होती है, क्योंकि बिहार में एक प्रोग्राम था जिसमें परफॉर्म करने आई थी ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी ने उस समय पर फीस 1,25,00,000 रुपए ली थी। दरअसल इस फीस का खुलासा तब होता है जब लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री, चारा घोटाले में पकड़े जाते हैं। जब पता चलता है कि चारा घोटाले का कुछ पैसा ममता कुलकर्णी के बैंक अकाउंट में भी गया है, तो ममता ने कह दिया ये तो मेरी डांस फीस है, 1,25,00,000। उस समय पर तो फिल्म करने के लिए भी नहीं दी जाती थी, तो डांस परफॉर्मेंस के लिए कैसे। और यही नहीं गाइस, ये विवाद और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब छोटा राजन, जो डॉन होते, वो जेल के अंदर होते हैं और उनके राइट हैंड यानी कि विकी गोस्वामी उस समय उनका कारोबार संभाल रहे होते हैं। विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी के बीच में लव एंगल चल रहा होता है, और जब विकी गोस्वामी भी जेल के अंदर चले जाते हैं, तो ममता कुलकर्णी अचानक से फिल्में वगैरह सब छोड़ करके अंडरवर्ल्ड का काम संभालने के लिए दुबई चली जाती हैं। दुबई में जाने वाली जो ये ममता कुलकर्णी थी, वो अचानक से जब फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाती है, तो सबको लगता है कि ममता कुलकर्णी कहाँ गायब हो गई। हर कोई उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी हत्या हो गई है या वो शायद किडनैप हो गई है। लेकिन फिर एक रोज अचानक से दुबई के न्यूज़पेपर में खबर आती है कि ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी के साथ जेल में ही शादी कर ली है। दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, जहां पर ममता कुलकर्णी अपना नाम आयशा बेगम रख लेती हैं और विकी गोस्वामी अपना नाम यूसुफ अहमद रख लेते हैं। जिसके बाद दोनों इस्लाम कबूलने के बाद केन्या में जाकर के रहने लगते हैं और अपनी लव लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। हालांकि गाइस, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, विवादों से भी कहीं ना कहीं ये सब भूल रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ममता कुलकर्णी अब फिल्मों में वापस आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल गाइस, बात ये हुई कि ईयर 2014 में अचानक से ममता की एक फोटो वायरल हो जाती और इस फोटो में ममता कुलकर्णी एक योगिनी के लिबास में होती है और उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। लोग पहचान ही नहीं पाते कि क्या ये वही अभिनेत्री है। और वहीं साल 2016 में तो कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ममता कुलकर्णी के इंडिया में सेलिब्रिटी बने रहने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं। दरअसल ऐसा होता है कि साल 2016 में एक खबर सामने आती है, एक ड्रग रैकेट पकड़ा जाता है 2000 करोड़ रुपए का, जिसमें नाम शामिल होता है विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी का भी। खबरें आती है कि विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी पैसे लेकर के इंडिया से भाग गए हैं और भगोड़े साबित कर दिए गए हैं। जिसके बाद जब ममता कुलकर्णी को देश भगोड़ा साबित कर दिया जाता है, तो सारी उम्मीदें चली जाती हैं कि ममता कुलकर्णी फिर कभी बॉलीवुड में फिल्में करते हुए नजर आएंगी। लेकिन बात यही नहीं रखती है। समय बाद ममता कुलकर्णी इंडिया वापस तो आती हैं, लेकिन एक वैरागिनी के रूप में वो इंटरव्यूज देती हैं, अपना पक्ष रखती है और अपने पक्ष में वो हर एक बात को खारिज कर देती हैं जो उनके बारे में कही गई थी। वो विकी गोस्वामी के साथ अपने रिश्ते को खारिज करती हैं, ड्रग्स से रिलेटेड किसी भी बात को और अंडरवर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते को खारिज कर देती है, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता है। हालांकि गाइस, कहीं ना कहीं उनके कर्मों का पछतावा ही है जो उन्हें वैराग की ओर ले गया है। तभी तो देखिए, आज वो किन्नर बनने पर मजबूर हो गई हैं। किन्नर अखाड़े में कुलकर्णी अब शामिल हो गई हैं। वहां वो महामंडलेश्वर के पद में भी 7 दिन तक रह गई थी। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं, ममता कुलकर्णी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं, उन्हें सिद्ध कोई नहीं कर पाया है। लेकिन ममता कुलकर्णी की सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है और उनके ऊपर लगे हुए आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। सो डू टेल मी गाइस, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी आखिर क्यों वैराग धारण करने पर मजबूर हो गई? और आखिर क्या लगती है आपको ममता कुलकर्णी के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कारण? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।